हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। तो फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। आप याद रखिएगा दोनों। इस बार की तरह, मतलब कि हर बार की तरह इस बार भी 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया। 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था, इसीलिए। इस बार जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है, इसका थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है थीम? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेशनल कंज्यूमर राइट डे ये मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का मनाया जाता है 15 मार्च को। ये दोनों दिन याद रखिए, 15 मार्च और 24 दिसंबर। बाकी मेरे ख्याल से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा पहली बार वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कितनी लैंग्वेजेस में? तो वर्नाकुलर का मतलब ये होता है कि रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो नीति आयोग ने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है 22 भाषाओं में। कितनी? 22 भाषाओं में। तो जो हमारे संविधान की शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं 22 है ना, आपको पता ही है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं लिस्टेड हैं संविधान की। उन्हीं 22 भाषाओं में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ये जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है, पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ ये है कि इनोवेशन से रिलेटेड जितनी जानकारी अवेलेबल होगी वो 22 भाषाओं में अवेलेबल होगी, ताकि जो इनोवेटर्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनोवेशन में दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। क्या देखिएगा, 22 भाषाओं में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने। अटल इनोवेशन मिशन आपको पता ही है, नीति आयोग का फ्लैगशिप मिशन है। कुछ दिन पहले ही नीति आयोग और UNWFP यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा फूड बास्केट में मिलेट को शामिल किया गया था। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इस समय वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। नाम याद रखिएगा, अरविंद पनगढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी द्वारा पहली बार इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये लॉन्च किया गया है गाजियाबाद में। जो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है ना, ये देख लीजिए, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, डासना गाजियाबाद, वहीं पर देश का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? आपने अभी महिंद्रा XUV 700 का ऐड देखा होगा, उसमें कहा गया है एडास टेक्नोलॉजी आई है। एडास टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है ये टेक्नोलॉजी। तो यही है आपका इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, सपोज करिए आप रोड पे चल रहे हैं, जिस लेन में आप चल रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और अगली लेन में ट्रैफिक कम है, तो जो स्ट्रीट सिग्नल होंगे आपकी तरफ वाले जल्दी जल्दी ओपन होंगे और लंबे समय के लिए ओपन होंगे, और जहाँ पर ट्रैफिक कम है वहाँ पर वो देर में ओपन होंगे और कम समय के लिए ओपन होंगे, ताकि जल्दी से आपका ट्रैफिक क्लियर। ये होता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो याद रखिएगा, देश में पहली बार इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम गाजियाबाद में लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी बहुत काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले नेशनल हाईवे लॉन्च किए 232 किलोमीटर के, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आंचल ठाकुर ने अल्पाइन स्काइंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आंचल ठाकुर कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आंचल ठाकुर बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ये देख लीजिए, इंडिया की स्कायर हैं आंचल ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अल्पाइन स्काइंग कंपटीशन यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये अल्पाइन स्काइंग कंपटीशन कहाँ हो रहा है? तो मोंटीनिग्रो एक कंट्री है, इटली कसोवो के पास, यानी मेडिटेरेनियन सी से टच करती है मोंटीनिग्रो। वहीं पर अल्पाइन स्काइंग कंपटीशन हो रहा है, जिसमें
आंचल ठाकुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या? ब्रॉन्ज मेडल। ये हैं आंचल ठाकुर। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन स्काई एथलीट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 2 और मेडल जीते हैं। तो आंचल ठाकुर का नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से स्कायर हैं। इंटरनेशनल स्काई फेडरेशन की बात करें तो बस इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा हीट अभ्यास को लॉन्च किया गया है कहाँ से? हीट अभ्यास। हीट अभ्यास का मतलब ये हुआ कि हीट को ट्रैक करेगी मिसाइल और इसको हिट कर देगी। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये देख लीजिए, हीट अभ्यास को ओडिशा से लॉन्च किया गया है। अब हीट अभ्यास क्या है? ये है आपका अभ्यास, ठीक है। सपोज करिए डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, अब इसको ब्रह्मोस को टेस्ट करना है। तो किस टारगेट को हिट किया जाए कि ब्रह्मोस की सटीकता यानी टारगेट हिट करने की कैपेसिटी क्या है? तो ये हीट अभ्यास करेगा। पहले ये उड़ेगा, उसके बाद ब्रह्मोस से इसको जो है हिट किया जाएगा ताकि ब्रह्मोस की कैपेसिटी चेक किया जा सके। यही है हमारा हीट अभ्यास। बस इतना याद रखिए, हीट अभ्यास को चांदीपुर टेस्ट रेंज उड़ीसा से टेस्ट किया है डीआरडीओ ने कल प्रलय मिसाइल का भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जो कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल थी। बाकी डीआरडीओ पता ही है 1958 में स्थापना हुई, जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। तो अभ्यास, प्रलय मिसाइल, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा किस हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? तो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। ये हैं जस्टिस संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, एक्टिंग। देखिए संविधान के आर्टिकल 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया जा सकता है। संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाई कोर्ट के बने हैं। संजय कुमार मिश्रा ने राघवेंद्र कुमार चौहान को रिप्लेस कर दिया है। देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट 2009 में स्थापित हुआ था। इस समय देश में 25 हाई कोर्ट हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट इंडिया का पहला हाई कोर्ट 1862 में बना था, याद रखिएगा। और लेटेस्ट कौन सा है? तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में बना है। जो ये हाई कोर्ट का प्रोविज़न है संविधान के आर्टिकल 214 में है, ये भी याद रखिए। संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, एक्टिंग। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हिसाब से फीफा इंटरनेशनल लिस्ट 2022 में कितने भारतीय रेफरी इनको सिलेक्ट किया गया है? तो फीफा 2022 की लिस्ट में 18 भारतीय रेफरी शामिल किए गए हैं। ये 18 भारतीय रेफरी कौन हैं? 4 हैं महिलाएं और 14 हैं पुरुष। तो 14 4 18। तो 2022 में फीफा के जितने भी मैच होंगे इंटरनेशनल लेवल पर, भारत से 18 रेफरी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बस इतना याद रखिएगा। फीफा की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। गियानी इन्फेंटिनो इसके हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनको ग्रुप इसको टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज़ की लिस्ट में तीसरी रैंक हासिल हुई है। ग्रीनको ग्रुप कहाँ पर स्थित कंपनी है? तो ग्रीनको ग्रुप इंडिया की कंपनी है, हैदराबाद में स्थित है। टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज़ की लिस्ट में 3rd रैंक हासिल हुई है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ग्रीनको ग्रुप एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी है, 3rd रैंक हासिल हुई है टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटी के मामले में। ग्रीन यूटिलिटी मतलब ग्रीन तरीके से बिजली बनाती हो, जिसमें मतलब कोयले का यूज़ ना होता हो। तो ऐसा है, ग्रीनको ग्रुप 3rd कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट नंबर तो नहीं दिया, सॉरी, सिर्फ इंडिया की बात की गई ग्रीनको ग्रुप की। हालांकि ये जो एनर्जी इंटेलिजेंस मैगजीन है, ये यूएस की कंसल्टेंसी फर्म है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज़ की। ग्रीनको ग्रुप 3rd नंबर पे आया है। ग्रीनको ग्रुप हैदराबाद स्थित है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है। अगला क्वेश्चन है, राजीव चंद्रशेखर इन्होंने 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए हैं। कहाँ पर? तो राजीव चंद्रशेखर ने 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज लॉन्च किए हैं यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। चलिए देख लेते हैं। 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज यूपी में लॉन्च किए हैं राजीव चंद्रशेखर ने। ये वो सिटीज़ हैं या स्टेट हैं, सॉरी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पर ये इंटरनेट नोड्स लॉन्च किए गए हैं। इससे पहले यूपी में सिर्फ एक इंटरनेट एक्सचेंज था, गौतम बुद्ध नगर में। अब 7 और हो गए हैं तो 8 हो जाएंगे, इस तरह से याद रखिएगा।
यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनरिजर्व्ड क्लासेस के लिए जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित किया गया है? तो पंजाब ने ऐसा किया। किसने? पंजाब ने। ये देख लीजिए, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा अनरिजर्व्ड क्लासेस के लिए, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके लिए जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित किया गया है। तो इससे पहले शेड्यूल कास्ट कमीशन है ही है पंजाब में। जनरल कैटेगरी कमीशन इससे पहले, सबसे पहले गुजरात में स्थापित किया गया था। अब पंजाब में भी जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, गुजरात के बाद पंजाब भी इंडिया का सेकंड स्टेट हो गया है जो जनरल कैटेगरी कमीशन स्थापित कर रहा है अनरिजर्व्ड क्लासेस के लिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर कौन? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ यात्रा होती है उसको एनुअल स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर देंगे। बाकी S-400 तो तैनात की गई है पंजाब के बॉर्डर पे, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL द्वारा किस वर्ष तक 1.6 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी देश भर में? तो EESL द्वारा 2024 तक 1.6 करोड़ LED लाइट्स लगाई जाएंगी। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 2024 तक 1.6 करोड़ क्या LED स्ट्रीट लाइट लगाएगा। इसके लिए MSME मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की गई है। देखिए, जो LEDs हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो LED हैं, इनको स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिना सब्सिडी वाला प्रोग्राम है। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट क्यों भैया 1.6 करोड़ लगाई जाएंगी? जितने भी बल्ब है ना, स्ट्रीट लाइट में बल्ब पहले यूज होते थे, उसमें 100 वाट के होते थे बल्ब, और ये जो LED होती है वो कितने वाट की होती है? 9 वाट की मैक्सिमम, चलो 10 वाट की मान लेते हैं। तो एक 100 वाट के बल्ब में 10 LED लग जाएंगी, यानी जहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगी थी वहाँ पर 10 स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी। कितने रुपए की एनर्जी बचेगी? लास्ट ईयर एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था लगभग 90 या 95 हज़ार करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी हर वर्ष बचा रहे हैं हम लोग। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये अपने आप में। इसीलिए तो मोदी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जल्दी जल्दी जितनी भी स्ट्रीट लाइट हैं उनको LED से जो है ट्रांसलोकेट यानी कि पुनर्स्थापित कर दिया है। EESL की बात करें 2009 में स्थापना हुई। के श्रीकांत इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन हेडक्वार्टर है कतर में। कहाँ पे? कतर में। तो ये क्वेश्चन इसीलिए आया क्योंकि पंकज आडवाणी बहुत फेमस हस्ती हैं, आपको पता ही है। ये देखिए, ये हैं पंकज आडवाणी, पुणे से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पुणे से। इन्होंने 11वां नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है और इन्होंने अपने टीममेट ध्रुव सितवला को हरा दिया है। तो पंकज आडवाणी ने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स टाइटल जीता है ध्रुव सितवला को हरा कर। अब तक पंकज आडवाणी 35 टाइटल जीत चुके हैं, जिसमें से 15 जो है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के भी हैं। तो कितनी अजीब बात है ना, स्नूकर और बिलियर्ड्स की कोई बात ही नहीं करता और पंकज आडवाणी इसमें टॉप कर रहे हैं। ओलंपिक में नहीं हुआ था क्या? ये हुआ भी होगा तो हम लोग वैसे भी हार जाते हैं। ओलंपिक में हार जाते हैं, बाकी हर जगह भले जीत ले हम लोग। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन 1971 में स्थापना हुई, दोहा कतर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, अंडर-19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप ढाका में हो रही है, किसने जीती है? अंडर-19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने की है, बांग्लादेश में हो रही है और बांग्लादेश ने ही जीत ली है। बस ने रखिए, अंडर-19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप को बांग्लादेश की वुमेन टीम ने जीता है, इंडिया को हराकर 1-0 से हरा दिया है। 1-0 से 80 मिनट में ये गोल हुआ है। तो SAFF अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है, इंडिया को हराकर। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, 1997 में स्थापना हुई थी। उसका कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, इंडिया में 2022 में अंडर-19 और अंडर-18 SAFF चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन बने हैं? इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस MD एंड CEO बने हैं H.O. सूरी। कौन? H.O. सूरी। ये देख लीजिए, ये हैं H.O. सूरी। ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO बने हैं। देखिए, इफ्को टोक्यो क्या है?
51:49 का ज्वाइंट वेंचर है इफ़को और जापान की टोक्यो मरीन ग्रुप के बीच में। इसी इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के H.O. सूरी क्या बने हैं, MD एंड CEO। H.O. सूरी ने रिप्लेस किया है अनामिका रॉय राष्ट्रवर को, बस इतना याद रखिएगा। तो इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस 2000 में स्थापना हुई, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। अभी तक अनामिका रॉय राष्ट्रवर इफ़को टोक्यो की क्या थी, CEO, अब हो गए हैं H.O. सूरी। अगला क्वेश्चन है 2021 के लिए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस किसे मिला है? तो 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस मिला है अनिल प्रकाश जोशी को। तो एक लोगों को नहीं मिला, कई लोगों को मिला है, जैसे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इनको 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस मिला है। इसके अलावा विद्युत मोहन, जिनको अर्थ शॉर्ट प्राइज मिला था, उसके अलावा रिद्धिमा पांडे, इनको भी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है सोशल जस्टिस के लिए। किसने दिया है? अब्राहम मथई ने। ये मदर टेरेसा सोशल मेमोरियल अवार्ड कौन देता है? तो हारमनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, बस याद रखिए, हारमनी फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा सोशल मेमोरियल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, RBI एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो सबको पता है 1934। चर्चा में इसलिए है क्योंकि RBI द्वारा कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज रूल्स को 6 मंथ के लिए और बढ़ा दिया था। कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज रूल्स, इनको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो अब ये लगभग जून 2022 तक रहेंगे, पहले 31 दिसंबर तक होना था कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज रूल्स। कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक रूल बनाए थे, सर्टेन रूल, वो जो है उनसे मैंडेट करना था सारे बैंक को या कार्ड कंपनियों को, तो वो बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के द्वारा कोलकाता में RBI की स्थापना हुई, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 1935 में स्थापना हुई जी, 1937 में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया। 1949 में नेशनलाइजेशन हो गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आपका 1949 में ही पास हुआ। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होती हैं RBI एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक, ये भी RBI एक्ट की सेकंड शेड्यूल में पहुंच गया है। RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, इनका सेकंड टर्म शुरू हो गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, और अब है 25th शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, जॉन डिडियन निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते हैं? US से, बस नहीं, जॉन डिडियन इनका निधन हो गया, ये US से बिलोंग करते ही हैं। नॉवेलिस्ट थी, स्क्रीन राइटर थी। तो इनकी एक बुक है द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग, बस याद रखिए, जॉन डिडियन की बुक है द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग। तो जॉन डिडियन नॉवेलिस्ट हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका से, हाल ही इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।